संबंध और वित्तीय संबंध। तो हमने विधायी संबंध लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जो कि पूर्णतः कंप्लीट हो गया था। आज हमें प्रशासनिक संबंध जो है पढ़ना है। तो प्रशासनिक संबंध को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है प्रशासनिक संबंध से तो पूछ लीजिए। यहां तक हमने कल बात कर लिया था। कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। कुछ डाउट है पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। सब कुछ क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध। तो सामान्य से परिचय हो गया था और मैंने इसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दिया था जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, कि प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र और राज्य के सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल से है। और जो विधायी संबंध था उसमें क्या था? विधायिका के तालमेल थे। और यहाँ पे कार्यपालिका के तालमेल से है। तो संविधान के भाग 11 अध्याय 2 में जो है इसका शीर्षक है प्रशासनिक संबंध, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 256 से 263 जो है शामिल है। और इसमें भी अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 261 से 263 जो है उसका संबंध केंद्र राज्य की बजाय विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। ठीक है, अब इसे ही जो है हम आगे कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य काल में क्या क्या प्रशासनिक संबंध होता है केंद्र राज्य के मध्य। पहला टॉपिक डाल दीजिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ड्यूरिंग नॉर्मलसी। ठीक है, तो सामान्य काल में यानी कि जब देश में आपातकाल जैसी चीजें लागू नहीं होती, यानी साधारणतः सामान्यतः, ठीक है, तो सामान्यतः केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध जो है भाग 11 और कुछ उसके अन्य अनुच्छेदों में जो है बताए गए, जिसे हम वन बाय वन समझेंगे। तो पहला समझते हैं। ठीक है, कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर्स। क्या है इसकी कहानी? देखिए, तो केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियां यानी कार्यपालिका की शक्तियां, तो केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों के समानांतर है, यानी उसके जैसा ही है। इसका अर्थ है कि जिन विषयों पे विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पे प्रशासन करने की भी शक्ति केंद्र सरकार के पास है, और जिन विषयों पे राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं उन पे राज्य सरकारें प्रशासन चलाने के लिए भी उत्तरदायी है। और जहां तक बात करें समवर्ती सूची का प्रश्न है, तो राज्य सरकार ही उन पे विषय पे जो है प्रशासन करती है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि समवर्ती सूची पे कानून तो बना देती है संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रशासन का तो उस पर शासन कौन करेगा? तो राज्य सरकार ही उन विषयों पे प्रशासन करती है। तो अगर संसद ऐसे विषयों पे विधि बनाती है तो प्रायः उनसे जुड़े प्रशासनिक कार्य जो है राज्यों को सौंप देती है। लेकिन यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कार्य भी केंद्र सरकार को सौंप दिए गए तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां जो है केंद्र को मिल जाती। तो ये था पहला बात कि कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा क्या होता है। यानी कि जब राज्य के विषय पे राज्य कानून बनाएगा तो उस पर प्रशासन यानी शासन भी वही करेगा। संघ सूची के विषय पे जब केंद्र सरकार क्या बनाएगी? विधि बनाएगी, तो उस पर शासन भी केंद्र सरकार करेगी। और समवर्ती सूची जिसपे दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है तो उसमें सामान्यतः प्रशासन जो है राज्य सरकारी करती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी संसद अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पे कानून बनाती है तो सामान्य तौर पे देखा जाता है प्राय कि वो राज्यों को क्या कर देती है? सौंप देती है प्रशासनिक कार्य। लेकिन यदि संसद ऐसी विधि बनाए जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कार्य भी केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हों तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को मिल जाती है। तो यह है पूरी कहानी। और जहां तक प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बात है, यानी कहां तक इसका विस्तार होगा,
तो स्वाभाविक तौर पे केंद्र की शक्ति पूरे देश पे लागू होती है, जबकि राज्य की शक्ति सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र के भीतर। तो ये पूरी कहानी थी आपकी पहला कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। समझ में आ गया होगा? ये पहला बात समझ में आ गया होगा, कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। देखिए क्लास लेट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 12 बजे क्लास है तो मैं 12 बजे स्टार्ट कर दूंगा। रेयर ऑफ द रेयर होता है कि कभी मैं क्लास लेट करूं। ठीक है, चल दूसरा कि राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति है, और वो भी कार्यपालिका की शक्ति है। तो लिखिएगा यहाँ पे, जैसे मोदी जी कोरोना काल में क्या करते थे, राज्यों को निर्देशित देते थे, तो वो विशेष परिस्थिति नॉर्मल निर्देश की बात करते हैं। राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, यानी कि सेंटर्स पावर टू इशू डायरेक्शन टू स्टेट्स। देखिए ये शक्ति क्या है आखिर केंद्र राज्य के बीच में। तो केंद्र सरकार को संविधान के कई अनुच्छेदों में शक्ति दी गई है कि वो प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, और इन निर्देशों का महत्व समझने के लिए आपको आर्टिकल 365 समझना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 365 में कि जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, यानी कि केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश जारी किया और किसी राज्य सरकार ने उसको लागू नहीं किया या उसको माना नहीं, तो वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार या संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। और जब राज्य सरकार इस बात को अनहोनी करेगा तो क्या करेगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो कोई भी राज्य चाहेगा कि उसके यहाँ राज्य शासन लगे, कि राष्ट्रपति शासन लगे, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी राज्य जो हैं केंद्र की निर्देश को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि भाई नहीं मानोगे तो केंद्र सरकार उसे क्या समझेगी आर्टिकल 365 के तहत कि आप संविधान के संगत जो है शासन नहीं कर रहे हो, राष्ट्रपति शासन लग जाए। ठीक है, तो सरल भाषा में इसका अर्थ यही है कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती या नहीं कर पाती तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। और चूंकि किसी भी राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन से बचना चाहती है, इसलिए इन निर्देशों का संवैधानिक महत्व अत्यधिक जो है बढ़ जाता है। तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में बताया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को किन किन विषयों पर निर्देश दे सकती है, और वो कौन कौन से मुख्य निर्देश हैं उसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो 365 और 356 दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा कि किन किन विषयों पे निर्देश दे सकती है, लिखिएगा। ठीक है, कि किन विषयों पे ऐसे उपबंध क्या है, निम्नलिखित, जिसमें से पहला उपबंध आर्टिकल 256 में बताया गया है। लिखा बोल 256 रहा हूं, लिख 265 रहा हूं, हो क्या गया है। ठीक है, आर्टिकल 256 में बताया गया। यहां तक कोई डाउट है, होना तो नहीं चाहिए। यहां तक कोई डाउट है, देखिए पहला प्रावधान, तो आर्टिकल 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन जो है सुनिश्चित रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होती। यानी आर्टिकल 256 को अगर सरल भाषा में कहें तो जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है ना, वो कुछ इस तरीके से उपयोग किया जाएगा कि अगर राज्य में संसद की विधियों का अनुपालन जो है सुनिश्चित हो सके, यानी संसद की विधियों के अगेंस्ट ना जाए।
और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होगी कि देखो भैया आप ऐसे करो कि हमारी जो अनुपालन हो सके शक्ति कानूनों का, जो केंद्र ने जो क्या किया है, संसद ने जो विधि पारित कर रखा है। तो ये 256 है, यहीं से 257 भी आता है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग कुछ इस प्रकार करेगी कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए। यानी कि राज्य की कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का कुछ इस प्रकार उपयोग करना है कि जो संसद है ना, अगर वो अपनी शक्तियों का उपयोग करती है तो उसके उपयोग करने में कोई अड़चन ना आए। और केंद्र सरकार को यह भी शक्ति दी गई है कि वो इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे कि भैया देखो हम ये करना चाहते हैं, आप ऐसा कानून मत बनाओ, निर्देश दे सकती है। ठीक, 257 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे संचार साधनों के निर्माण रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय सैनिक महत्व बताया गया है। तो आप देखेंगे कि किसी ना किसी राज्य में ही राजमार्ग होता है, जलमार्ग होता है, रेलवे होती है, कई सारी चीजें होती हैं और वो केंद्र सरकार की संपत्ति है। और ये होता तो किसी राज्य के अंतर्गत ही होता है, किसी राज्य के अंदर से ही होकर रेलवे गुजरती है, जलमार्ग गुजरता है, राजमार्ग गुजरता है, या कोई सैनिक स्थान है तो वो किसी राज्य के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि ऐसे संचार साधनों के निर्माण या रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार, जो राष्ट्रीय महत्व का हो या सैनिक महत्व का हो। और संसद की यह शक्ति बनी रहेगी कि वो किसी भी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दे। और केंद्र सरकार की तीनों सेनाओं से संबंधित संचार साधनों के निर्माण रख रखाव की शक्ति भी इस अनुच्छेद में जो है सीमित नहीं होगी। तो ये बातें हो गई आर्टिकल 257 क्लॉज 3 का। इसी में 3 भी दिया गया है कि राज्य सरकार को जो है राज्यों को रेल के संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकती है। रेल वाला इसमें है 257 वाला में। इसी तरह से 257 क्लॉज 4 है, इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है आर्टिकल 257 क्लॉज 2 और 3 के तहत राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है तो उसका अनुपालन करने में राज्यों को निर्देश नहीं दिए जाने की स्थिति की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। मतलब कि राज्य ने निर्देश दिया कि देखो भैया सड़क को अच्छा रखो, सड़क को सफाई करवाते रहो, वगैरह वगैरह करते रहो, तो केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देती है। लेकिन अगर राज्य सरकार को उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है, जैसे रेलवे के रख रखाव में, साफ सफाई में या कई सारी चीजों में, ठीक है, यानी कि राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है आर्टिकल 257 और 253 के तहत, सॉरी 257 प्लस 2 और 257 प्लस 3 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है और उसके अनुपालन करने में राज्य को जो है, ठीक है, मतलब कि अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है, तो केंद्र सरकार उस अतिरिक्त खर्च का भी जो है भुगतान करेगी। और ये राशि दोनों सरकारों के आपसी करार यानी समझौते से तय होगी कि अगर दोनों सरकारों में सहमति नहीं बन पाती है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो मध्यस्थ का जो है भूमिका निभाते हैं कि देखो कितनी राशि किसको देना है, कैसे देना है, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा केंद्र और राज्य के बीच। तो ये हो गया आर्टिकल 257 क्लॉज 4। इसी प्रकार यहां से एक और आर्टिकल है आर्टिकल 339 क्लॉज 2, और ये क्या कहता है कि केंद्र सरकार के पास, कहा गया, केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वो किसी राज्य को उसकी भूभाग में रहने वाले अनुसूचित जाति के जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों को बनाने और उसके निष्पादन के संबंध में निर्देश दे सके। ठीक है, इसी प्रकार आर्टिकल 350 क्लॉज ए है जो कि आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं जो है क्या करेगा, देने का प्रयास करेगा। और इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि राज्य को ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दे सके। ठीक है, तो ये वो तमाम विषय हैं जिसपे राज्यों को क्या किया जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है, किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। इन्हीं राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। अगर इन निर्देशों को राज्य नहीं मानती है तो केंद्र क्या मानेगी कि संविधान संगत आप शासन नहीं चला रहे हो, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया आपका राज्यों को निर्देश देने की शक्ति कि किन किन विषयों पे जो है राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। तो ये तो पहला था, ये तो पहला था, पास में ये तो पहला था, क्लियर है, ये पहला कैटेगरी था। ठीक है, बात समझ में, इसको आप ऐसे बना लीजिए नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। ये पहला था, ठीक है, ये पहला था राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। अब हम देखते हैं दूसरी शक्ति, दूसरी शक्ति, ये पहला था, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे इंपोर्टेंट ये आर्टिकल्स नहीं है, ये आर्टिकल्स अगर आप भूल जाते हैं कोई बात नहीं, प्रावधान याद रखिएगा। आर्टिकल्स भूल जाते हैं कोई बात नहीं, प्रावधान याद रखिएगा कि किस मैटर पे क्या क्या होता है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे बंटवारा है कृत्यों।
यानी कृतियों का आदान प्रदान, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी यहां पे आर्टिकल 258 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 258 के तहत केंद्र और राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कुछ कार्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। यानी राज्य केंद्र को, केंद्र राज्य को, ठीक है। यानी कृतियों का आदान प्रदान, यानी राज्य केंद्र को कुछ कार्य सौंप सकता है और केंद्र राज्यों को कुछ कार्य सौंप सकता है। तो आर्टिकल 258 के तहत केंद्र राज्यों को शक्ति दी गई है कि कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कुछ कार्यों को एक दूसरे को सौंप सकते हैं। इस अनुच्छेद के कई खंड हैं और उसी खंड में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो जैसे आर्टिकल 258 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 258 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषयों से संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकता है। क्या समझे आप लोग? कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को, जैसे बिहार सरकार में क्या है, कोई मंत्री है या फिर कोई अधिकारी है, जैसे कोई एसडीएम है, कोई आईपीएस है, सॉरी डीएसपी है, वो क्या है, राज्य सरकार का अधिकारी है। तो राष्ट्रपति जो है किसी राज्य सरकार के, ठीक है, वहां के उस सरकार को, यानी किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को, ठीक है, या उसके अधिकारियों को केंद्र कार्यपालिका की शक्ति में शामिल, यानी जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति है उसमें शामिल किसी विषय से संबंधित शक्ति को क्या कर सकता है, सौंप सकता है। ये कहता है आर्टिकल 258 क्लॉज 1। कोई डाउट? क्लियर है? ये नैन्सी नाम से जो है उनको कोई मेरी हेल्प कर दीजिए, उनको कोई दे दीजिए जो मांग रहे हैं। नैन्सी नाम से जो है, यार आप लोग कैसे आदमी है जी, आप लोग इनका हेल्प नहीं करते हैं। अजीब लोग हैं, हेल्प किया कीजिए, हेल्पफुल इंसान बनिए मेरे जैसा। देखिए आर्टिकल 258 क्लॉज 1 समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिकल 258 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 258 क्लॉज 2 कहता है कि यही शक्ति राष्ट्रपति की बजाय संसद को देता है। यानी जो ये शक्ति मैंने यहाँ पे राष्ट्रपति के केस में बताया, यही शक्ति संसद को भी है। यानी कि संसद अपनी किसी विधि के तहत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां या कृतियां सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वो कृत्य राज्य के विधानमंडल की शक्तियों से परे ही क्यों ना। तो संसद को ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई आप करोगे कि नहीं करोगे। आर्टिकल 258 के तहत वो सौंप सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य नहीं है, ठीक। अब आ गया आर्टिकल 258 क्लॉज 3। इसमें उपबंध है कि यदि इस अनुच्छेद के किसी खंड के आधार पर, यानी जैसे आर्टिकल 258 क्लॉज 1, आर्टिकल 258 क्लॉज 2, यानी इस आर्टिकल के किसी उपबंध के अनुसार किसी खंड के आधार पर केंद्र ने किसी राज्य सरकार को कोई कार्य सौंपा है और राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों के निर्वहन में किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। यानी कि आपने कार्य तो सौंप दिया और वहां पे राज्य सरकार को खर्चा लग गया, भाई ज्यादा पैसा खर्च हो गया, तो उसका भुगतान कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। और भुगतान योग्य राशि का निर्धारण दोनों सरकारें आपसी सहमति से करेंगे। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बुलाया जाएगा मध्यस्थता के लिए कि भैया चलिए बता दीजिए कि ये काम हम लोगों ने किया है, ये राष्ट्रपति ने और ये संसद ने सौंपा था, हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया, अब ये हमको इतना पैसा नहीं दे रहे। तो इन दोनों की लड़ाई कौन समझाएंगे, राष्ट्र न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जरूरी नहीं है कि सीजीआई न्यायाधीश, ठीक है, क्लियर है। तो ये मुख्य बातें थी आर्टिकल 258 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 की। और यहीं पे एक संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और आर्टिकल 258 क्लॉज ए जोड़ा गया। और क्या किया गया इसमें कि राज्यों को यह शक्ति दी गई कि वे अपनी शक्तियां और कार्य केंद्र सरकार या उसे अधिकारियों को सौंप सकते हैं। यानी कि संविधान निर्माता ने सिर्फ ये शक्ति दिया था कि केंद्र जो है राज्यों को शक्ति सौंप सकते हैं कि भाई ये कर दो तुम, वो कर दो तुम, ये कर दो। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसके थोड़ा और
क्या कर दिया गया कि राज्य को भी ये शक्ति दे दी गई कि वे अपनी शक्तियां और कार्य जो हैं केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सके। और शर्त, इसमें शर्त सिर्फ इतना है कि केंद्र सरकार की सहमति यहाँ पे अनिवार्य है। यानी यहाँ पे मैंने बताया कि राज्य सरकार की क्या है, सहमति अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य है। जब राज्य केंद्र सरकार को सौंपेंगे, अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात सोचिए, पिताजी अगर पुत्र को कोई कार्य करते हैं करने के लिए, तो पुत्र को वो कार्य करना होता है क्योंकि पिताजी बड़े हैं, उनका सम्मान है। लेकिन जब पुत्र कहता है कि हमें आज एक बैट चाहिए खेलने के लिए, क्रिकेट बैट चाहिए ही चाहिए, तो क्या पिता जो हैं इस बैट को खरीदने के लिए बाध्य हैं? नहीं है। तो एक्चुअल में राज्य और केंद्र जो है ना, पिता और पुत्र के संबंध जैसा दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे पुत्र की बात मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं, लेकिन यहाँ पे पुत्र जो है यानी कि राज्य जो है वो पिता की बात के माने जाने के बाद ही उनकी शर्तों को पूरी की जा सकती है। समझ में आ गया? तो ये हमेशा ये रिश्ता याद रखिएगा, आपको समझ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि पिता की बात पुत्र मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन पुत्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं पिता। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पिताजी को बाध्य नहीं है, यानी कि राज्य सरकार की सहमति जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ पे केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे भाई आप लोग इनका क्यों नहीं, नैन्सी जी का सवालों का जवाब कहाँ नहीं दे रहे हैं जी? आनंद जी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अजीब लोग हैं जी आप लोग। अरे भाई दे सकते हैं आप लोग, स्टूडेंट को दे सकते हैं, किसी गुंडा या मवाली को मत दीजिएगा, ठीक है? हे भगवान, आप लोग भी मतलब कमाल करते हैं। दे सकते हैं, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं। अब क्लास में कोई विद्यार्थी ही होगा ना, हम कह रहे हैं याद करने को सिंपी जी। चलिए, तो ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? कृतियों का आदान प्रदान वाला क्लियर है ना? देखिए, अब देखिए, तो इस खंड के अंतर्गत जो है मैंने आपको जो बताया, आर्टिकल 258 क्लॉज ए, कोई एक राज्य भी अपनी कार्यपालिका की शक्ति केंद्र को सौंप सकता है। और इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों में ऐसा लचीलापन नहीं है, ठीक है? और वहां दो या अधिक राज्य मिलकर ही संसद से राज्य सूची के विषय पे विधि बनवाने का निवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल राज्य भी जो है अपनी शक्ति जो है क्या कर सकता है, केंद्र सरकार को सौंप सकता है कि ये लो भैया मेरा काम है लेकिन आप कर दो। लेकिन यहाँ पे अकेला राज्य भी कर सकता है। तो ये है कृतियों का आदान प्रदान, यानी दूसरी प्रकार की शक्ति आपने पढ़ा। एक पढ़ा राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, दूसरा आपने पढ़ा कृतियों का आदान प्रदान, और एक तीसरा पढ़िएगा, ये बहुत छोटा है, बस आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। तीसरी शक्ति है इनकी अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर। अखिल भारतीय सेवाएं, इसको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, तो देखिए क्या है अखिल भारतीय सेवाएं। तो संघात्मक देशों में केंद्र की सेवाएं अलग होती हैं और राज्य की अलग होती हैं। जैसे अमेरिका में जाइएगा ना, तो अमेरिका में राज्य की सेवाएं जो हैं अलग अलग होती हैं, केंद्र की सेवाएं अलग अलग होती हैं, यानी संघात्मक देशों में अलग अलग होती है। और दोनों सेवाओं का एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन भारत में इन सेवाओं को क्रमशः केंद्रीय सेवाएं सेंट्रल सर्विसेज और राज्य सेवाएं स्टेट सर्विसेज कहा जाता है। तो भारत में इन दोनों के अलावा यानी स्टेट पीसीएस, ठीक है, आपकी राज्य के अंतर्गत आ गए, और जो केंद्रीय सेवाएं हैं सेंट्रल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपके केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आ गए। मतलब कि दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं। और एक तीसरा भी होता है जिसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। तो इन दोनों के अलावा यानी स्टेट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के अलावा भारत में एक तीसरी सर्विसेज भी है जिसे हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इनके लिए चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम कौन लेता है? केंद्र सरकार कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? केंद्र सरकार। यानी अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इसकी चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग का जिम्मा किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। जबकि इन सेवाओं के नियुक्त जो अधिकारी होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं।
तो जब ये किसी राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं तो उन पे तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है तत्काल रूप से, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही रहता है। तो भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, पुलिस के सभी महत्वपूर्ण पद इन्हीं सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ताकि क्षेत्रवाद और अलगाववाद जैसे खतरों से राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा को बनाए रखा जाए। ठीक है, तो संविधान निर्माण से पहले भारत में कई अखिल भारतीय सेवाएं प्रचलन में थी। ठीक है, लेकिन संविधान सभा ने कई सदस्य इन्हें बनाए रखने के मतलब पक्ष में नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि इन सेवाओं के अभाव में भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना असंभव हो सकता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर ही 2 अखिल भारतीय सेवाएं बनाए रखी गई, जबकि शेष को समाप्त कर दिया गया। और आगे चल करके 1966 में एक तीसरी अखिल भारतीय सेवाएं यानी भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रूप में एक और अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया। तो वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सा? आईएएस तो आप लोग जानते हैं, आईपीएस भी आप लोग जानते हैं, और एक नया जो जोड़ा गया 1966 में आईएफएस इंडियन फॉरेन, बार बार मैं फॉरेन बोलता हूं, फॉरेस्ट होता है तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, फॉरेस्ट। ठीक है, इसे 1966 में ऐड किया गया था। तो कुल मिला के 3 भारतीय अखिल सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि कई राज्य जो है इन सेवाओं को समाप्त करने या इन पर राज्यों का नियंत्रण बढ़ाने के पक्ष में केंद्र पे दबाव डालते रहे। अब सोचिए ना, एक आईएएस है, वो किसी राज्य के किसी जिला में जाके क्या करता है, जिला को संभालता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पास सिर्फ इतनी शक्ति है कि इसको कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। तो एक आईएएस के पास बहुत पावर होता है। ठीक है, एक आईपीएस के पास बहुत पावर होता है। ठीक है, बहुत 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 पावर होता है। मुख्यमंत्री लोग भी इनको कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ करने के लिए सीधे राष्ट्रपति महोदय को आना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अखिल भारतीय सेवा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े। क्लास के एंड में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर जुड़ जाइए। ठीक, अखिल भारतीय सेवा। अब कुछ अन्य प्रावधान भी हैं केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में, तो बस लास्ट सेक्शन है ये, अन्य संवैधानिक प्रावधान कि और क्या इनके में संबंध दिया गया है। अन्य संवैधानिक प्रावधान, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, देखिए संविधान में कुछ अन्य उपबंध भी हैं जो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला, कि राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद संभालते हैं। ये भी केंद्र राज्य के क्या करते हैं, प्रशासनिक संबंध को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। दूसरा, कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल के पास तो है, यानी राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल कर तो सकते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तीसरा, कि राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य यानी जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, तो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता तो है, लेकिन उनको पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। चौथी शक्ति, कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है, तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। यानी कि यूपीएससी भी राज्य के लिए क्या कर सकता है, एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। तो 2 या अधिक राज्यों के राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पे वह संयुक्त भर्ती जैसे परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। तो मैं तो यही सोचता हूँ जिस आयोग की स्थिति बहुत दयनीय है वो सौंप दे अपनी शक्ति किसको, यूपीएससी को, भैया हमारे लिए थोड़ा एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा दो, हमसे ना हो पाता है, अच्छा रहेगा। पांचवा, ठीक है, या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के निवेदन पे संसद जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है और ऐसे आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कुल मिला के ये कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान है। क्लियर है? आगे बढ़े, बताइएगा। क्लियर है? तो ये तो ऐसे प्रावधान है जो कि संविधान में दिए गए। कुछ ऐसे भी प्रावधान है जो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध तो हैं, लेकिन वो संविधान से परे हैं, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी संविधानेतर प्रावधान है, यानी संविधान में उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो उसको देखते हैं। ये तो संवैधानिक प्रावधान इतना ही था।
रुक जाइए, थोड़ा सा पेज ऐड करने दीजिए, आज इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। प्रशासनिक संबंध आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से ये चल रहा है प्रशासनिक संबंध। नहीं, आज मतलब ये छोटा है, तो लिखिएगा एक और, संविधान नेतर प्रावधान, यहां लिखिएगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संविधानेतर प्रावधान। देखिए, तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कई कारक ऐसे हैं जो संविधान में वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इनके निकाय और सम्मेलनों के रूप में ये केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला, कि ऐसे कई सलाहकारी निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे निकाय में अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करता है, जबकि राज्यों की भूमिका सदस्यों के रूप में होती है। तो अलग अलग निकाय में केंद्र और राज्यों की शक्तियां भी अलग अलग हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए योजना आयोग केंद्र राज्य संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, और अन्य निकायों में राष्ट्रीय विकास परिषद है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें हैं इत्यादि शामिल। तो इनके अलावा कई ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जो केंद्र और राज्यों के कार्यों में समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं, और इन सभी में अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधि के द्वारा की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सम्मेलन की, केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रियों की सम्मेलन की, कैबिनेट सचिव जो है प्रमुख सचिवों की सम्मेलन की, और गृह सचिव जो है पुलिस महानिदेशकों की सम्मेलन की। तो यहाँ पे केंद्र राज्य का क्या हो रहा है, प्रशासनिक संबंध का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीजें थी संवैधानिक प्रावधान। अब आप कहेंगे कि सर संवैधानिक प्रावधान में आपने कई ऐसे निकाय का नाम लिया, जैसे कि मैंने नाम लिया किसका, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का, क्षेत्रीय परिषदों का। तो ये सारी चीजें कहां पढ़ेंगे हम लोग, जान लीजिए। यहाँ पे तो बस आपको बता दिया कि ऐसा कुछ होता है, इसको पढ़ेंगे कहां डिटेल में, तो मैं दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि सर बताए नहीं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है ये एक चैप्टर, ये दिख रहा है जी, मैं इसको, दिख रहा है आयोग परिषद अधिकरण। यहाँ पे जितने प्रकार के आयोग का नाम लिया मैंने, परिषद का नाम लिया, यहाँ पे पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो बस पेशेंस बना के रखिएगा। यहाँ पे मैंने बस बता दिया कि ये आयोग और परिषद भी जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आयोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, सारा प्रावधान। ठीक है, तो ये था आपका संवैधानिक प्रावधान। अब एक और अंतिम टॉपिक है यहाँ का, इसके बाद ये आपका प्रशासनिक संबंध समाप्त हो जाएगा। कि आपातकाल में, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, सामान्य स्थिति में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं। अगर देश में आपातकाल लग जाए, ठीक है, देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए, आपातकाल में प्रशासनिक संबंध क्या होता है। देखिए, आपात उद्घोषणा के दौरान केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध में व्यापक बदलाव आए, यानी अब तक जो आपने पढ़ा ना वो सब कुछ बदल जाता है। तो देखते हैं वन बाई वन क्या क्या हो जाता है। पहला, 3 प्रावधान में खत्म हो जाएगा। पहला प्रावधान कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वो किसी भी विषय पे राज्य सरकार को निर्देश दे सके। यानी जो अभी हमने पढ़ा कि किन किन विषयों पर निर्देश दे सकता है, वो सब खत्म हो जाता है, सभी विषय पर निर्देश दे सकता है। और सामान्य काल में केंद्र सरकार संविधान के कुछ ही अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 256, 257 मैंने आपको बताया, के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है सामान्य में। लेकिन जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो वो क्या कर सकती है, ये सीमा जो है असीम हो जाती है। यानी राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि वो केंद्र के प्रत्येक निर्देश का पालन करे, या दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य की मंत्रिपरिषद केंद्रीय सरकार के निर्देशन तहत चलती है और अपने अधिकार स्थगित हो जाते हैं। यानी राज्य के विधानमंडल के जो मंत्री है ना, उनके अधिकार खत्म, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार शासन चलाया जाता है आपातकाल में। ठीक। दूसरा, आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा कर दी गई और उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति जो है केंद्र के हाथ में आ जाती है, और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चलाता है, या वो राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी को राज्य के प्रशासनिक कार्य सौंप देता है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह जिम्मेदारी सौंपता है प्रायतः। तो ये राष्ट्रपति शासन के तहत 352 राष्ट्रीय आपात के तहत। एक और है आर्टिकल 360 के तहत। ये तीन ही आपात है। ठीक है,
तो आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या कुछ कर्मचारियों के वेतन भत्तों को कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिससे मानना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। और ऐसा ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य सरकार को वित्तीय माने पैसों को कैसे मैनेजमेंट करे ऐसा भी निर्देश दे सकता है। तो ये हो गया इनका आपातकाल में केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध कैसा होता है। तो ये था आपका संबंध नंबर 2, यानी केंद्र राज्य को लेकर क्या हुआ, ठीक है। तो ये था आपका केंद्र राज्य का दूसरा संबंध, यानी आपको 3 संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। आपको 3 संबंध पढ़ने हैं। विधायी संबंध पहले पढ़ा दिया था, आज आपका प्रशासनिक संबंध 256 से 263 भी कंप्लीट हो गया। अब एक ही संबंध बचा है, वित्तीय संबंध, और ये बहुत लेंदी है क्योंकि इसमें पूरा जीएसटी आपको पढ़ना है और कई सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। 2 संबंधों को आपने बहुत ही सिस्टमेटिक रूप में जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 2 संबंधों को जो है आपने बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से कंप्लीट कर लिया। बताइए, इनसे और इनसे कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा संबंध। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। बताइएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा बाबू। मजा आया? 2 गो संबंध आप लोग पढ़ लिए, कहीं पे भी टफ लगा? आपने भाग 11 में पूरा पढ़ लिया। भाग 11 का अध्याय 1 विधायी संबंध, भाग अध्याय 1 में ही प्रशासनिक संबंध अध्याय 2 पूरा पढ़ लिया। आपको कहीं पे भी लगा कि बहुत जटिल है ये चैप्टर? नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो लगता तो नहीं है, कभी कभी पता नहीं क्यों आप लोगों को लग जाता है। कहीं पे टफ नहीं ना लगा जी? आसान था ना? चल, ये अगर किसी का पहला क्लास है बाबू, ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया होगा। ये 5वां नंबर क्लास है केंद्र राज्य संबंध का, 5वां क्लास है ना जी? ये केंद्र राज्य संबंध का 5वां क्लास है, ठीक है। तो अगर आप केवल आज का क्लास किए हैं तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, आप इसके पीछे के चारों क्लास कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं वित्तीय संबंध को थोड़ा सा। अभी मेंस के बैच में एक्सप्लेन करूंगा केंद्र राज्य संबंध को, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसके मेंस के बिंदु भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि क्या विवाद होता है, कैसे विवाद होता है, अभी आएगा। पहले तीनों संबंध पढ़ लेते हैं, फिर तीनों से संबंधित विवाद भी देखेंगे, ठीक है। पहले तीनों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके विवाद को भी देखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, इसके आगे हेडिंग डालें। 1 मिनट रुकिए, एक थोड़ा सा इरर हुआ है, रुक जाइए। चलिए, हेडिंग डाल, 1 मिनट, हेडिंग डाल लीजिए केवल, कम से कम पढ़ेंगे इसको कल ही। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल। और देखिए, जैसे पैसा आता है ना, सबसे ज्यादा विवाद यहीं पे होता है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये टॉपिक्स जो है ना सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी जितना मेहनत आपने के दो को समझने में लगाया ना, विधायी और प्रशासनिक संबंध, उन दोनों की तुलना में इससे ज्यादा मेहनत यहाँ लगे, क्योंकि जहां पैसा आता है वहां लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे वित्तीय संबंध यानी पैसे के लेन देन को संबंध है। अब यहाँ पे देखिएगा होगा लड़ाई जम के, सेंटर्स एंड स्टेट्स। अभी तक तो केवल शक्तियों की बात हो रही थी कि भाई तुम किस पे कानून बना सकते हो, तुम किसे नियंत्रित कर सकते हो, तुम किस पे शासन कर सकते हो। लेकिन अब जो है ना पैसे की बात है कि कौन सा पैसा किसके पास रहेगा, ठीक है। तो बात पैसे की है। ये क्या हुआ जी? ये तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि भारत के संविधान में
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेके 293, समझिए कितना ज्यादा अनुच्छेद है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख है और इसमें संघ और राज्य ही राजस्व जुटाने की शक्तियां और व्यय संबंधी उत्तरदायित्व सौंपे गए। तो राजस्व का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित 3 सूचियों पर आधारित है, ठीक है, और संघ को संघ सूची, ठीक है, संघ को संघ सूची में वर्णित करों को प्राप्त करने का अधिकार है और राज्यों को राज्य सूची में निर्धारित करों को मतलब करों पे जो है विशेष अधिकार होता है और समवर्ती सूची में कोई भी कर शामिल नहीं है, ठीक है। तो राजस्व बंटवारे के संबंध में राज्य सूची में वर्णित करों से होने वाले आय पर पूरी तरीके से राज्यों का अधिकार होगा, जबकि संघ सूची के कुछ करों की आय पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्यों को सौंपी जा सकती है। तो संविधान ने देश को आंतरिक अवरोधों से मुक्त एक समान जो है आर्थिक स्थान बनाने के लिए संघ को जो है राष्ट्रव्यापी आधार पर कर लगाने को कार्य सौंपा है, ठीक है। यानी लोगों से निकटता और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण राज्यों को भय संबंधी जो है दायित्व सौंपे गए। मतलब कि जो राज्यों के जो राजस्व के उनके स्रोतों से असंगत हो सकते हैं, जिसमें असंतुलन पैदा हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मुद्दा यही है कि भारतीय संविधान में केंद्र से राज्यों को संसाधनों के स्थानांतरण के माध्यम से इन असंतुलन को जो है दूर करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। तो इससे मुझे लगता है कि मैं अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रहने दीजिए, इसको कल ही पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है अभी बताऊंगा, दिमाग आप लोग का काम नहीं करेगा, रहने दीजिए, इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल स्टार्ट करें, रहने दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे कल, कुछ